हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 2 ऑफ द थ्योरी ऑफ द कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें अपन क्या समझने आया, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट की अपन ने डेफिनेशन समझी, जिसमें या तो सब्सिडरी या फिर जेवी या फिर एसोसिएट के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मर्ज होंगे, तो हम उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। और सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में और स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क था? सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट उन एंटिटीज़ का बनता है जिन एंटिटीज़ की कोई सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी है, तो उसके जो अलग से अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट होंगे हम उसे बोलेंगे सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उस एंटिटी का कोई भी सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट नहीं है, तो हम उसकी इंडिविजुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलेंगे स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अपने वो लेट सपोज एग्जांपल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, तो हम ए लिमिटेड के फिनेंशियल्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ए लिमिटेड के फिनेंशियल्स को, सिर्फ ए लिमिटेड के फिनेंशियल्स को हम बोलेंगे सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन लेट सपोज ए लिमिटेड ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी और ए लिमिटेड सिर्फ अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है, इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनती है, तो फिर ए लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज द स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ये आपको फर्क समझ आ गया होगा। फिर अपन ने पढ़ा अगर आपका कंट्रोल है तो लगाओ इंड एस 110 और कंसोलिडेशन करो। फिर आपने क्वेश्चन बोला कंट्रोल तो नहीं है लेकिन जॉइंट कंट्रोल है, तो हमने बोला कौन से टाइप का जॉइंट कंट्रोल है, क्या ये जॉइंट वेंचर है या फिर जॉइंट ऑपरेशन है? तो आपने बोला अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो इंड एस 111 में अकाउंट फॉर करो, जहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट एसेट, प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी तो अपनी बैलेंस शीट में बैठा देते हैं, ठीक है। और अगर फिर मैंने बोला अगर जॉइंट ऑपरेशन नहीं है तो फिर क्या है? जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर है तो हमें कैसे अकाउंट फॉर करना है? एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंड एस 28, है ना, ये हमें जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अगर मैंने बोला न मेरा कंट्रोल है न मेरा जॉइंट कंट्रोल है लेकिन मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जी, तो अब मुझे कैसे अकाउंटिंग करनी है? मुझे अकाउंटिंग एज पर इंड एस 28 एज पर द इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करनी है। नहीं मेरा कंट्रोल है, नहीं मेरा जॉइंट कंट्रोल है, नहीं मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो कैसे अकाउंट फॉर करना है इन्वेस्टमेंट को? एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एस 109। बहुत सिंपल चार्ट, अच्छे से समझ लेना इस चार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। एसोसिएट क्या होता है? एक एंटिटी जिसपे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है? व्हेन वी हैव द राइट्स और एक्सपोजर टू द वेरिएबल रिटर्न एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दोज रिटर्न थ्रू आवर पावर। तो हम अपनी पावर से उन रिटर्न्स को इफेक्ट कर सकते हैं और वो रिटर्न जो है वो वेरिएबल रिटर्न है। एंड इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन इट इज एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स थ्रू इट्स पावर। तो हम उस पावर से उसके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज कंट्रोल। अब आता है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। आज के अपने सेशन में अपन इस वाले कॉन्सेप्ट को भी टच अपॉन करेंगे, ठीक है। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते हो, उन एंटिटी के इंडिविजुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनकी क्या बोलते हैं सब्सिडरी या जेवी या एसोसिएट है, तो ये सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। अब अपन चलते हैं ऑब्जेक्टिव, हमने समझ लिया था, स्कोप में हमने समझा था इंड एस 110 की एक्सेप्शन है पैरा 4A। तो पैरा 4A बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपके क्या बोलते हैं आप किसी एंटिटी की होली ओन सब्सिडरी या फिर पार्शियली ओन सब्सिडरी हो और आपके सारे ओनर्स ये बोल रहे कि आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें किन केसेस में, देखो लेट सपोज होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, ए ने बी में कर रखा है और बी में सी कर रखा है, तो हम बात कर रहे हैं कब बी को अपने कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला जब क्या बोलते हैं बी इज अ होली ओन सब्सिडरी और अ पार्टली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी, और इस बी ने अपने ओनर्स को बता दिया कि मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा, बी के ओनर्स ने ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर हमें सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, अगर बी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, बी अगर लिस्टेड एंटिटी नहीं है और बी नहीं प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है और बी के शेयर होल्डर मतलब ए ने अप्रूव कर दिया कि भाई आप सीएफएस नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, मतलब ए ने बी में कर रखा था, बी ने सी में कर रखा था, तो बी को सी से कंसोलिडेशन करना था, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन। तो पैरा 4A बोलता है अगर बी ने ए से अप्रूवल ले ली, ठीक है, और ए ने बोल दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है बी को सीएफएस बनाने की अगर बी अनलिस्टेड कंपनी है, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, और जो इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जैसे कि ए लिमिटेड है वो बनाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद
इंडेयस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ए लिमिटेड फॉरेन एंटिटी होती तो अब वो बनाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दी IFRS, ठीक है, तो फिर वो पैरा 480 एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हमने इलस्ट्रेशन 1 पढ़ी थी जिसमें अगर मान लो ए लिमिटेड अगर फॉरेन एंटिटी थी और क्या बोल रहे हैं, वो जो बना रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट इन कंप्लायंस विद इंड AS बना रहे हैं, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, नॉट इन कंप्लायंस विद इंड AS बना रहे थे, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, वो एक्सेप्शन नहीं लगती, तो फिर आपको मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट था अपना पिछली क्लास का। अब अपन चलते हैं एक्सेप्शन नंबर 1। ये एक्सेप्शन नंबर वैसे 2 हो गई, क्योंकि पैरा 4 तो पढ़ ही लिया। अब हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं कि हमें और कौन कौन सी केसेस में कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ता। तो इसका क्या है, इसमें क्या है, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, तो इसमें मैं बताता हूँ। लेट सपोज आपने देखा होगा बहुत सारी PSUs के अपने ही ग्रेचुटी ट्रस्ट होते हैं। तो एक PSU है, उसका ग्रेचुटी ट्रस्ट है। अब PSU है, PSU क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है उसी ट्रस्ट को। मतलब वो ट्रस्ट क्या है, PSU का ही है, ऐसा मान लो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ही वो ग्रेचुटी ट्रस्ट है। नहीं तो एग्जांपल लेते, रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड का एक ग्रेचुटी ट्रस्ट है, तो रिलायंस लिमिटेड क्या करता है, उसी ग्रेचुटी ट्रस्ट को कंट्रोल करता है। अब इस ग्रेचुटी ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है बहुत जगह, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रखा है, इक्विटी शेयर्स में पैसा डाल रखा है। अब कंट्रोल कौन कर रहा है, रिलायंस लिमिटेड। किसे कंट्रोल कर रहा है, ग्रेचुटी फंड को। लेकिन अब इंड AS 110 क्या बोलता है, अब हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, ग्रेचुटी ट्रस्ट को कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इंड AS 110 क्या बोलता है, इंड AS 110 डज नॉट अप्लाई टू दी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेचुटी और दी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे कि लीव एनकैशमेंट, ठीक है, फॉर विच दी IND AS 19 applies. Therefore, an entity which has set up such plan should not consolidate them. इसका रीजन भी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। कभी पेपर में आई नहीं है, लेकिन एक बढ़िया एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है और वो ये पूछ सकता है कि इस ग्रेचुटी ट्रस्ट को क्यों कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। इसका रीजन आपको जब पता चलेगा जब आप IND AS 19 पढ़ोगे। अब आप IND AS 19 अगर कभी भी देखोगे तो लेट सपोज मैं रिलायंस लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो अपन चलते हैं रिलायंस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखने। तो रिलायंस लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन देखते हैं। तो रिलायंस लिमिटेड ने एक नाम से हम पढ़ते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट। प्लान एसेट हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेचुटी ट्रस्ट ने आगे दे रही होती है ना, हम उसे मानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हमारी ही है। हम क्या करते हैं, अपनी जो ग्रेचुटी की लाइबिलिटी होती है ना, उसमें से हम प्लान एसेट्स को पूरा का पूरा माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वो IND AS 19 के हिसाब से गवर्न होता है, वो IND AS 19 के ही हिसाब से गवर्न होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे लेट सपोज रिलायंस लिमिटेड हमने खोल दिया। अब अपन चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गए हम, एनुअल रिपोर्ट खोल ली मैंने 2020-21 की, ठीक है। इसमें आप देखना, इसमें देखो ग्रेचुटी एम्प्लॉय बेनिफिट्स का नोट देखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमारे सबसे एंड में होगा, यहाँ कहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो 2 मिनट रुको, मैं पॉज करता हूँ वीडियो और मैं उसी सेक्शन पे आ जाता हूँ जहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटी। हम ग्रेचुटी ट्रस्ट की जो इन्वेस्टमेंट होते हैं हम उसे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स मानते हैं। जब आप IND AS 19 पढ़ोगे ना तो जब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि इस ग्रेचुटी ट्रस्ट को हमें इसलिए कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता क्योंकि इस ग्रेचुटी ट्रस्ट की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, हम क्या करते हैं, उसे अपनी जो ग्रेचुटी की लाइबिलिटी होती है ना, उससे हम ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। तो लाइबिलिटी माइनस एसेट्स, मतलब हमने जो ग्रेचुटी फंड के जितने भी नेट एसेट्स है, जो फेयर वैल्यू है ना, वो हम अपनी ग्रेचुटी जो लाइबिलिटी होती है ना, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमें इसलिए ग्रेचुटी फंड या ग्रेचुटी ट्रस्ट को हमें कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए IND AS 110 बोलता है कि जो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान्स बने हैं और उसके लिए हमने डिफरेंट ट्रस्ट बना रखे हैं, तो देन वी नीड नॉट कंसोलिडेट देम, बिकॉज हम क्या करते हैं, जब IND AS 19 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे ग्रेचुटी की लाइबिलिटी निकालेंगे तो जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स होते हैं हम उसे ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखो, अब आपको हम नोट नंबर आ गए, नोट नंबर हमारा 28 है ऑफ द रिलायंस लिमिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021। तो इसमें क्या है, इन्होंने लिखा है फेयर वैल्यू ऑफ दी प्लान एसेट्स। तो जो ग्रेचुटी ट्रस्ट के जो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वो हम अपनी लाइबिलिटी से ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। तो इसलिए हमें कोई कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती एज पर दी प्रिंसिपल्स ऑफ IND AS 110। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में बैठा लेना। हम क्या करते हैं, इनके जो ट्रस्ट के जो प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू होती है, वो जो हमारी ग्रेचुटी की लाइबिलिटी होती है, हम उससे नॉक ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, कोई
कोई भी हमारा क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट एग्जाम्पल लो, कंपनी ए ने सेटअप किया है ग्रेचुटी प्लान ट्रस्ट फॉर द purpose of gratuity benefits to its employees. The gratuity benefit given by the company is a post-employee benefit plan which is accounted as per Ind AS 19. Ind AS 19 क्या बोलता है, जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें से आप फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स माइनस कर देना, ठीक है। सो कंपनी ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट वेदर इट कंट्रोल्स द ट्रस्ट एंड शुड नॉट कंसोलिडेट विद इट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंट्रोल भी करता है तो भी कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अब दूसरी एक्सेप्शन क्या है, दूसरी एक्सेप्शन है हमारी इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है वो हम अभी बाद में समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर हाफ हो तो आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, रादर आपको अपनी जितनी भी सब्सिडरीज है उन्हें आपको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर करना है। मतलब आपको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे उसे मेजर करना है। मतलब जो भी चेंज आ रहा है फेयर वैल्यू में आपको एंट्री डालनी है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बस आपकी ये जर्नल एंट्री होगी। एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटी दैट इज रिक्वायर्ड to measure all of its subsidiaries that FVTPL did not present CFS। मतलब इन्वेस्टमेंट, देखो अभी हमने 3 एक्सेप्शन पढ़ ली। क्या पढ़ी पहली एक्सेप्शन, जहाँ पे सारे ओनर्स थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप CFS ना बनाओ तो चलेगा, हम लिस्टेड नहीं थे, न ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में थे, और क्या बोलते हैं हमारी अल्टीमेट होल्डिंग बनाती फिनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंड AS के कंप्लायंट फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती। ये एक्सेप्शन नंबर 1। फिर हमने एक्सेप्शन नंबर 2 क्या पढ़ा, इंड AS 19। इंड AS 19 में अगर मान लो एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, उसका एक ग्रेचुटी ट्रस्ट है, रिलायंस लिमिटेड कंट्रोल करता है ग्रेचुटी ट्रस्ट को, तब भी उसे कंसोलिडेट नहीं करना, क्योंकि वो ग्रेचुटी ट्रस्ट इज अकाउंटेड फॉर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंड AS 19, जो कि बोलता है इस ग्रेचुटी ट्रस्ट के जितने भी फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स है आपको अपनी ग्रेचुटी लाइबिलिटी में से माइनस कर दो। ये फंडा है इंड AS 19 का, तो ये भी नहीं करना। फिर आती है तीसरी एक्सेप्शन। तीसरी एक्सेप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेशन नहीं करनी पड़ती, भले उसकी सब्सिडरी हो वो कंट्रोल करता हो, लेकिन उसे कंसोलिडेशन नहीं करनी, और उसे जितनी भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है उसे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर करना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब अपन चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है। तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर से, 1 या मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। और किस लिए पैसा उठाती है, फॉर प्रोवाइडिंग देम विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा बंदों से पैसा उठाती है और उन्हें क्या सर्विसेज देती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठाती है एंड प्रोवाइड देम विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब वो इन्हें क्या क्या बोलती है, वो अपने बिजनेस, उसका बिजनेस पर्पस क्या है कि हम कैपिटल एप्रिसिएशन से पैसा कमाएंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम से पैसा कमाएंगे। मतलब हम 2 चीज़ों से पैसा कमाएंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम। मतलब मैंने क्या किया, एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठाया, तो 1 और मोर इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा उठाया, किस लिए उठाया, फॉर प्रोवाइडिंग देम विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। मैंने पैसा इसलिए उठाया कि मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे दूंगा, ठीक है। अब ये जो पैसा उठाया इसके बदले में मैं उन्हें क्या दूंगा, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन दूंगा। मतलब मैं 100 का 200 बना दूंगा और मैं 100 पे 10% डिविडेंड भी दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब 100 का 200 बनाने के लिए उसे हम बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स 10% डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। तो मैंने 1 और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाया, किस लिए उठाया, फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज बदले में क्या दूंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। और मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करूंगा, मैं ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस, ठीक है। मेजर्स एंड इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। इसका एग्जांपल हो सकता है नेट एसेट वैल्यू, NAV, म्यूचुअल फंड्स की NAV, ठीक है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे इवैल्यूएट करेंगे ऑन माई फेयर वैल्यू बेसिस, कि मेरे शेयर जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी उसकी आज फेयर वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे मैं अपनी NAV निकालता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा हुआ। तो 1 और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाया, ठीक है, 1 और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाया और मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दी उन्हें। मेरा पर्पस क्या है, कैपिटल, सिर्फ 2 ही पर्पस होनी चाहिए, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। या दोनों, मतलब या तो एक पर्पस हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट इनकम या दोनों, ठीक है। और मैं अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे इवैल्यूएट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है। अब आप एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल में क्या हो रहा है, एन एंटिटी दैट प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन इन्वेस्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जॉइंटली डेवलप करेगा
प्रोड्यूस करेगा, मार्केट करेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स विद इट्स इन्वेस्टीज। तो इन्वेस्टर ने क्या करा, एक इन्वेस्टी में इन्वेस्टमेंट करी। लेट सपोज ए लिमिटेड में बी लिमिटेड में पैसा लाया और बोला कि जो तू प्रोडक्ट बनाएगा मैं तुझे उसमें हेल्प करूंगा इन डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अब एक चीज़ बताओ, ठीक है, विद इट है ना, मार्केट प्रोडक्ट विथ इट्स इन्वेस्टी हैज़ अ बिजनेस पर्पस दैट इज इनकंसिस्टेंट। अब ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर ए का जो मतलब लेट सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था, किस लिए किया था कि बी लिमिटेड को वो हेल्प करे फॉर द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो एक चीज़ बताओ, इसका जो पर्पस है, क्या ये कैपिटल एप्रिसिएशन है? जवाब है नहीं। क्या इसका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है? जवाब है नहीं। इसका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का? कि हम सब्सिडरी से बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाएं, बहुत सारे, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन, ना कि इन्वेस्टमेंट इनकम। ये पर्पस ही नहीं है। इसका पर्पस क्या है कि हम बिजनेस को डेवलप करें। तो ये क्या है, दिस इज, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी। जो ए ने बी में पैसा लगाया है तो ए हमारी इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, क्योंकि इसने पर पैसा इसलिए नहीं लगाया कि मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम कमानी है। रादर इसने पैसा लगाया कि भाई मुझे अपनी सब्सिडरी के थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने हैं, ऐसा पॉइंट है, ठीक है। अब देखो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली होते हैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी में, लेकिन क्या अगर ये ना हो तो क्या वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है? तो जवाब है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये होना एक हमें एडिशनल इंडिकेटर है कि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। अगर ये ना भी हो तब भी हमें ऊपर वाली ही डेफिनेशन फॉलो करनी है, मतलब दिस इज एन एडिशनल गाइडेंस, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक does not mean that the entity is not an investment entity, but इसका मतलब ये जरूर है कि हमें एडिशनल फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करना पड़ेगा, बट इंडिकेट्स दैट द एडिशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली जनरली होते हैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड क्या करती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा उठाती है, बहुत सारी जगह पैसा लगाती है ना। इन्वेस्टर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज ऑफ द एंटिटी, जहाँ पे वो मतलब जिसने हमारे अंदर पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज ऑफ द एंटिटी एंड एंटिटी हैज ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और सिमिलर इंटरेस्ट। तो मैंने देखो, मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये समझ आया। फिर देखो मैंने पैसा उठाया, वो भी बहुत सारे लोगों से, पैसा जहाँ पे लगाया वो भी बहुत सारी कंपनीज में, जिन्होंने मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट किया वो मेरे रिलेटेड पार्टीज नहीं है, ठीक है। ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रूव होता है कि आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, है ना। और जो एंटिटी हैज़ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और सिमिलर इंटरेस्ट, मैंने आगे किसमें पैसा लगा रखा है, या तो इक्विटी शेयर्स में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की टिपिकल कैरेक्टर्स है, मतलब म्यूचुअल फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी अल्टीमेटली। तो देखो अब हमने सबसे पहले डेफिनेशन रिकॉल करो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है? जो वन और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। किस लिए उठाती है? फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका रिटर्न में क्या देती है? रिटर्न में देती है हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू। तो ये बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन हुई। अब देखो आपने क्या बोला, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन कब होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन कब होगा? लेट सपोज आपने 100 रुपये लगाए, अब आपने सोचा यार ये 100 रुपये लगा के ना मैं जिंदगी भर छोड़ देता हूँ, तो क्या आपको कभी वो कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज होगा? नहीं होगा। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ कि भाई वो उस कैपिटल एप्रिसिएशन को कैसे रियलाइज करेगा। लेट सपोज अगर आप एक प्राइवेट एंटिटी हो तो आपका क्या करेगा, वो आईपीओ लेके मार्केट से पैसा उठाएगा और वो अपना प्रॉफिट को बुक कर लेगा, ठीक है। या फिर अगर आप पब्लिक मतलब ऑलरेडी लिस्टेड हो तो आपका क्या करेगा, वो शेयर मार्केट में शेयर बेच देगा, ठीक है। तो क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी है? मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन, देखो हमने क्या बोला, वन और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है, बदले में उन्हें क्या देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। कैपिटल एप्रिसिएशन कब होगा जब हमारे पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। देखो पहले ऊपर वाला पॉइंट समझ आया आपको कि भाई टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक एडिशनल इंडिकेटर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एडिशनल फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको एडिशनल फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। ये हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी
हर इन्वेस्टमेंट एंटिटी की होनी चाहिए कि वो अपने पैसे कैसे बाहर निकालेगी, मतलब उस कैपिटल एप्रिसिएशन को वो कैसे रियलाइज करेगी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंटिंग हाउ द एंटिटी प्लान्स टू रियलाइज द कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने 100 रुपये लगा दिए और वो भूल जाए कि भाई मैं अब इसे बेचूंगा ही नहीं, वो फिर आपका इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं हो आप, तब आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी का काम क्या है कि पैसा कमाया और पैसा निकाल लेना, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। उसका काम ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर एक कंपनी का एंजल इन्वेस्टर बना बैठा हूँ, ऐसा काम नहीं होता इन्वेस्टमेंट एंटिटी का। वो 5 साल तक पैसा लगाता है, 5 साल के बाद निकाल लेता है, ठीक है, फिर वो कहीं दूसरी कंपनी में लगाता है, ऐसा फंडा होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है। तो ये इसके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं प्राइवेट कंपनी था तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी की इन्वेस्टमेंट थी। लेट सपोज बी लिमिटेड है, इट्स अ प्राइवेट, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें ए लिमिटेड म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब देखो इसे अपना ए लिमिटेड को अपना पैसा रियलाइज करना है, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा बी प्राइवेट लिमिटेड को कि भाई तू लिस्ट हो जा, जो तुझे लिस्टिंग से पैसा मिलेगा उससे तू मेरी शेयर्स का पैसा, तू मेरे शेयर्स का पैसा वापसी दे दियो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक रियलाइजेशन का ये भी तरीका हो सकता है ना। और जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू दी एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है, मतलब हम पढ़ेंगे कि किन एंटिटीज में एग्जिट स्ट्रैटेजी ना भी हो तब भी हम उसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी मान लेंगे। एग्जांपल वापस से समझाता हूँ। लेट सपोज हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एंटिटी 1 और मोर बंदे से पैसा उठाती है, एक या एक से ज़्यादा बंदों से पैसा उठाती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती हैं, ठीक है। इसका बदले में क्या देती है, कैपिटल अप्रिशिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, और कैपिटल अप्रिशिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है ऑन दी फेयर वैल्यू बेसिस। ये 3 कंडीशन है इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनने की। फिर हमने कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 4, मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट, मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट, ये हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। These are not related parties and entity has ownership in the form of equity और other interest, ठीक है। और लेकिन हमने बोला कैपिटल एप्रिसिएशन को रियलाइज करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने बोला इन केसेस में एग्जिट स्ट्रैटेजी ना भी हो तब भी हम मान लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, मतलब भले इसमें इसके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी ना भी हो तब भी हम ये बोलेंगे कि इसका बिजनेस पर्पस कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम ही है। तो ऐसे कौन से 2 केसेस है, ऐसे कौन सा ये वाला केस है, सॉरी 2 केसेस नहीं है, सिर्फ एक ही ये वाला केस है। देखो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने दूसरे इन्वेस्टमेंट एंटिटी में पैसा लगाया एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटी मे हैव एन इन्वेस्टमेंट इन अनदर इन्वेस्टमेंट एंटिटी। लेट सपोज ए लिमिटेड म्यूचुअल फंड ने बी लिमिटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ठीक है ना। अब क्या कर रही है, बी लिमिटेड म्यूचुअल फंड ने आगे रेस्पेक्टिव कंपनीज में पैसा लाया, मतलब अलग अलग कंपनीज में। तो देखो बी लिमिटेड के पास तो एग्जिट स्ट्रैटेजी है, मतलब बी लिमिटेड तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, मतलब हमने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी खोल ली, तो क्या वो अलाउड है, हाँ अलाउड है। इसमें देखो अब आप, हमने क्या पढ़ा था कि इसके पास जैसे ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बी लिमिटेड भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड में कंप्लीट होल्डिंग है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को इसलिए बनाया है कि बी लिमिटेड मेरी सारी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यही करे। तो देखो अब ए लिमिटेड ऑब्वियसली बात है बी लिमिटेड में जिंदगी भर अपनी होल्डिंग रखेगा, मतलब हमेशा जिंदगी, क्योंकि ये हमेशा अब दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बोले कि ए लिमिटेड के पास तो एग्जिट स्ट्रैटेजी है ही नहीं, तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी बना ही नहीं। लेकिन इंडियस ने बोला दिस इज एन एक्सेप्शन, जब एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी दूसरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट है और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसके पास अप्रोप्रिएट एग्जिट स्ट्रैटेजी है, तो ये मान लिया जाएगा कि पहले वाले के पास भी एग्जिट स्ट्रैटेजी है। तो एक सिंपल सी बात क्या है, अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जिसने दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिंदगी भर का, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है, तो इसने ए ने बी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बी ने डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड बी हैज अ एग्जिट स्ट्रैटेजी, देन इट विल बी डीम्ड दैट ए आल्सो हैव अ एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि ए भी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ही काम कर रहा है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू दी एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब देखो, अब आप समझना एक ध्यान से, अब देखो इसमें क्या लिखा है,
एक एंटिटी को हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मानेंगे, या तो उस एंटिटी को या उसके ग्रुप की एंटिटीज को, एक एंटिटी को हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मानेंगे। लेट सपोज ए लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, लेकिन हम इसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मानेंगे, या तो इसे या फिर इसके ग्रुप की कंपनी। लेट सपोज बी इज दी होल्डिंग कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, तो या तो ए को या फिर बी को, है ना। अब ए ने किस में इन्वेस्टमेंट किया, सी में इन्वेस्टमेंट किया, ए ने सी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सी में जो इन्वेस्टमेंट किया वो उससे क्या हो रहा है, बी को अपनी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में फायदा हो रहा है। तो फिर हम ए को इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मान सकते, क्योंकि हमने क्या बोला, ए का पर्पस क्या होना चाहिए, सोलली पर्पस होना चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ग्रुप को एज अ ग्रुप भले ही ए को डायरेक्टली मतलब वो बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, मतलब ए को भले ही डायरेक्टली ऑपरेशनल सिनर्जी ना मिल रही हो, लेकिन बी को मिल रही है, तो इसके लिए हम इसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मानेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा स्टडी मटीरियल में दे रखा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। पीटीआर लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, ठीक है। अब इसकी क्या है, पीटीआर लिमिटेड की एक फेलो सब्सिडरी है डीईएफ लिमिटेड। डीईएफ लिमिटेड इज अ फेलो सब्सिडरी ऑफ पीटीआर लिमिटेड, एंड डीईएफ लिमिटेड ने क्या किया है, हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स विद ऑल द इन्वेस्टर्स ऑफ पीटीआर लिमिटेड दैट अब देखो इसमें पढ़ो, दैट इन केस दे आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द मेडिसिन देन दे विल ट्रांसफर द पेटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर दैट मेडिसिन टू डीईएफ लिमिटेड एट लेस देन दी, नहीं एक मिनट वापस से पढ़ते हैं अपन। पीटीआर लिमिटेड इज एस्टैब्लिश्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो पीटीआर एंटिटीज ने क्या किया, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पैसा लाया। तो देखो इसने क्या किया, पीटीआर लिमिटेड ने एक या एक से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठाया और उसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ला दिया। तो हैविंग क्या बोलते हैं, वन और मोर इन्वेस्टर से पैसा उठाया और वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो विच आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर अ क्रिटिकल इलनेस। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जो रिसर्च एंड डेवलप कर रही है किसी मेडिसिन का फॉर अब कोई ऐसे जैसे लेट सपोज कोविड-19 जैसी बीमारी उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। तो पीटीआर लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर दी उन एंटिटीज में जो कि रिसर्च कर रही है रिलेटेड टू कोविड-19 रिलेटेड वैक्सीन, ठीक है ना। DEF लिमिटेड इज अ फेलो सब्सिडरी ऑफ पीटीआर लिमिटेड। ये क्या है, फेलो सब्सिडरी, मतलब पीटीआर लिमिटेड की इसमें भी इन्वेस्टमेंट है। एंड DEF लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स विद ऑल द इन्वेस्टीज ऑफ पीटीआर लिमिटेड। तो इसका क्या है, DEF लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किसके साथ है, इन एंटिटीज के साथ जिसमें पीटीआर लिमिटेड की होल्डिंग है। तो उनके साथ इसका क्या है, एग्रीमेंट है, हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद ऑल द इन्वेस्टीज ऑफ पीटीआर लिमिटेड दैट इन केस दे आर सक्सेसफुल developing the medicine then they will transfer the patent and distribution rights for that medicine to the DEF लिमिटेड। तो DEF लिमिटेड ने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स कर रखा है। तो देखो इससे क्या हो रहा है, भले ही पीटीआर लिमिटेड को डायरेक्टली ऑपरेशनल फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप एज अ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो DEF लिमिटेड को क्या हो रहा है, एज अ ग्रुप ऑपरेशनल फायदा हो रहा है, मतलब इसकी ऑपरेशनल कामों में फायदा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका पर्पस मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पीटीआर लिमिटेड का पर्पस सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना नहीं है, बल्कि अगर ये पेटेंट बन जाएगा तो ये पेटेंट ट्रांसफर कराना है किसके पास, DEF लिमिटेड के पास। तो पीटीआर लिमिटेड का बिजनेस पर्पस ये नहीं है कि कैपिटल एप्रिसिएशन कमाए और इन्वेस्टमेंट इनकम कमाए, रादर क्या है कि वो DEF लिमिटेड को फायदा पहुंचाए। पीटीआर एंड DEF लिमिटेड आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। फर्दर DEF लिमिटेड हैव एक्सक्लूसिव राइट टू अक्वायर द पेटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट फ्रॉम द इन्वेस्टीज ऑफ पीटीआर लिमिटेड, मतलब जिसमें पीटीआर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एंड दैट टू एट लेस देन द मार्केट प्राइस। तो उसे मार्केट प्राइस से भी कम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पीटीआर लिमिटेड का इसमें तो इंटरेस्ट हो गई ना इस चीज में। हैंस द रिलेटेड पार्टी ऑफ द पीटीआर लिमिटेड इज इन द पोजीशन टू ऑब्टेन बेनिफिट्स अदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टीज। तो मतलब इसे अदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम भी बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मान सकते। इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो ये अपना हो गया, क्या बोलते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी कवर हो गया। अब अपन पढ़ते एक्सेप्शन क्या थी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेशन नहीं करना, रादर उसे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे मेजर करना है, उसे कंसोलिडेशन नहीं करना, रादर फेयर वैल्यू FVTPL पे मेजर करना है। लेकिन लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसी वाले एग्जांपल में लेट सपोज, अब देखो
पीटीआर लिमिटेड ने मान लिया कि इनमें जो पर्पस था वो तो चलो मान लेते एक बार, इस बार ये हम सोच भूल जाते हैं कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने बोला कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट नहीं था, मतलब एक्चुअल में पीटीआर लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, उसने बहुत सारी एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ठीक है। हम मान लेते हैं इस एग्जाम्पल, मतलब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अगला पॉइंट समझा सकूँ, ठीक है। तो पीटीआर लिमिटेड एक सच्ची इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, उसमें उसने उसका और कोई बिजनेस पर्पस नहीं था अदर देन कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन पीटीआर लिमिटेड ने डीईएफ लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लेकिन इसका बिजनेस पर्पस कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं था, रादर इसका पर्पस था बिजनेस सिनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है डीईएफ लिमिटेड को तो पीटीआर लिमिटेड को कंसोलिडेट करना ही करना पड़ेगा, भले ही वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, लेकिन तब भी उसमें जो डीईएफ लिमिटेड में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो इसलिए कर रखा था ताकि उसे ऑपरेशनल फायदा मिले, तो फिर भी डीईएफ लिमिटेड को उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ एन इन्वेस्टमेंट entity has a subsidiary that is not itself an investment entity। तो ये क्या है, itself an investment entity नहीं है। DEF लिमिटेड फर्दर कहीं इन्वेस्ट नहीं करती, फर्दर कहीं और इन्वेस्ट नहीं करती, तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो मैंने बोला अगर आपने इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक सब्सिडरी है दैट इज नॉट एन इटसेल्फ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंड हुज मेन पर्पस, जिसका मेन पर्पस क्या है, आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू दी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब क्या करता है, डीईएफ लिमिटेड हेल्प करता है पीटीआर लिमिटेड को ही, डीईएफ लिमिटेड हेल्प करता है पीटीआर लिमिटेड को पीटीआर लिमिटेड के काम करने में, ठीक है। इट शैल कंसोलिडेट दैट सब्सिडरी। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पीटीआर लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो पीटीआर लिमिटेड ने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसे उन एंटिटीज को तो कंसोलिडेट नहीं करना, रादर उसे एफपीटीपीएल के थ्रू मेजर करना है, ये पॉइंट तो समझ आ गया। लेकिन पीटीआर लिमिटेड ने एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी भी खोल रखी है जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है टू पीटीआर लिमिटेड, ठीक है। और वो इटसेल्फ एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, एंड एक एंटिटी दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, और वो सर्विसेज दे रही है टू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ किस टाइप की सर्विसेज दे रही है कि वो हेल्प कर सके इन्वेस्टमेंट एंटिटी को अपने बिजनेस में, तो फिर हमें उस सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दी सब्सिडरी दैट प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज, इस एग्जांपल में डीईएफ लिमिटेड था और दी एक्टिविटीज इज इटसेल्फ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, देन द इन्वेस्टमेंट एंटिटी पेरेंट शैल मेजर दैट सब्सिडरी एट एफपीटीपीएल। लेकिन अगर मान लो वो सब्सिडरी अगर वो आपकी जो सब्सिडरी थी अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती, मतलब वो आपको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज नहीं दे रही बल्कि खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी इन्वेस्टमेंट को भी एफपीटीपीएल पे मेजर करोगे। लेट सपोज यहाँ पे हम मान लेते पीटीआर लिमिटेड था, यहाँ पे डीईएफ लिमिटेड था, डीईएफ लिमिटेड भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करता है, मतलब डीईएफ लिमिटेड भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो हम क्या करेंगे फिर डीईएफ लिमिटेड को भी हम एफपीटीपीएल पे ही मेजर करेंगे। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है कि डीईएफ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, रादर पीटीआर लिमिटेड को ही सर्विसेज देता है, वो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो फिर हमें डीईएफ लिमिटेड को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और हम उसे एफपीटीपीएल पे मेजर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा एग्जांपल क्या था कि डीईएफ लिमिटेड भी अब हमारा इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, डीईएफ लिमिटेड को एफपीटीपीएल पर ही मेजर करेंगे। तो इफ द सब्सिडरी दैट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज is itself an investment entity, then the investment entity shall measure that subsidiary at FVTPL। तो अगर पीटीआर लिमिटेड की डीईएफ लिमिटेड में होल्डिंग है और डीईएफ लिमिटेड अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो फिर डीईएफ लिमिटेड को पीटीआर लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड को कैसे मेजर करेगी, एट एफवीटीपीएल ओनली, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ये बेसिकली फंडा होगा हमारा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, shall consolidate all entities that it controls including those controlled through an investment entity unless the parent itself is an investment entity। ध्यान से समझना, लेट्स सपोज ये एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ए ने बी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बी ने एक्स और वाई में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब मान लो ए भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बी भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और एक्स और वाई नॉर्मल एंटिटीज है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रखी है, फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला, ए भी हमारा इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बी भी है, ठीक है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें सारी, फिर ए क्या करेगा, ए बी को मेजर करेगा एट एफवीटीपीएल और बी एक्स और वाई को मेजर करेगा एट एफवीटीपीएल। लेकिन एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए
हमारी इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है। बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, एक्स और वाई में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो बी अपनी परफॉर्मेंस मतलब बी कैसे मेजर करेगा, बी एक्स और वाई को मेजर करेगा एट एफवीटीपीएल, लेकिन ए कैसे मेजर करेगा, ए को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा बी के साथ भी, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, अ पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, एग्जांपल ए, शेल कंसोलिडेट ऑल एंटिटीज, एग्जांपल बी एक्स वाई दैट इट कंट्रोल्स, मतलब इसमें हो गया सिर्फ बी, इस वाले में बी हुआ बी, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इसमें एग्जांपल में हुआ एक्स और वाई, ठीक है, अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो अगर मान लो एक पेरेंट अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी खुद नहीं है और उसके नीचे इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और उसने बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जो पेरेंट कंपनी है ना, उसे सारी एंटिटीज को कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मतलब एक्स और वाई को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, पी को तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में एक्स और वाई को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपना, ठीक है। अपन ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, पीटीआर लिमिटेड ने अगर डीईएफ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पीटीआर लिमिटेड ने डीईएफ लिमिटेड, पीटीआर लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, डीईएफ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डीईएफ लिमिटेड भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो फिर हमें डीईएफ लिमिटेड को कैसे मेजर करना है, एट एफवीटीपीएल। लेकिन अगर डीईएफ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है और पीटीआर लिमिटेड की ऑपरेशनल काम करती है, तो फिर हमें इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया 110। ये आपको समझ आया ये वाला पॉइंट। फिर एक और पॉइंट था, सबसे लास्ट पॉइंट जो हमने समझा, वो था कि अगर आपका पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, मतलब एक पेरेंट एंटिटी है, उसने इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, लेकिन वो खुद इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, तो फिर उसे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा विद दैट इन्वेस्टमेंट एंटिटी एज वेल एज थ्रू अदर एंटिटीज दैट इज कंट्रोल्ड बाय दैट इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो मतलब इस केस में ए को बी के साथ भी करना पड़ेगा और एक्स और वाई के साथ भी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। तो ये अपन ने समझ लिया है पूरा क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी के कॉन्सेप्ट्स। अब अपन इसकी सारी इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन तो अपन ने कर ली, बाकी और कौन सी इलस्ट्रेशन है वो भी समझ लेते। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है एन एसेट मैनेजर हैज सेटअप एन इन्वेस्टमेंट फंड, इसने सेटअप किया एक इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। तो इस एग्जाम्पल में क्या था, एक एसेट मैनेजर ने एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरियस इन्वेस्टर्स। तो वेरियस इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इस इन्वेस्टमेंट फंड ने, और इस इन्वेस्टमेंट फंड ने बहुत सारे इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरियस एंटिटीज में पैसा लगाया, ठीक है, एंड इन्वेस्ट इन दोज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वेरियस एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग कैपिटल अप्रिशिएशन ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा, पहली कंडीशन क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा बंदों से पैसा उठाया, तो वेरियस इन्वेस्टर से पैसा उठाया, क्या दे रहा है इन्हें, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, मतलब किस लिए क्या रिटर्न में दे रहे हैं हम, कैपिटल एप्रिशिएशन हम रिटर्न में दे रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, कैपिटल एप्रिशिएशन हम रिटर्न में दे रहे हैं, है ना। तो और हमारे क्या बोलते हैं, पहली कंडीशन वन और मोर इन्वेस्टर्स, हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, कैपिटल एप्रिशिएशन दे रहे हैं साथ में, और अब तीसरी कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या अपनी ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है ऑन दी फेयर वैल्यू बेसिस, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक और पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एंटिटीज, द इन्वेस्टमेंट फंड आल्सो प्रोवाइडेड्स इन्वेस्टी, जहां पे इसने पैसा लगा रखा है, दी स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज सो दैट इट कैन रिजल्ट द इंक्रीज इन कैपिटल एप्रिशिएशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन दोज इन्वेस्टीज। तो वो क्या करता है, इन्हें एडवाइस भी देता है, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। तो इन्वेस्टमेंट फंड किन किन चीज़ों से पैसा कमा रहा है, एक तो कैपिटल एप्रिशिएशन से कमा रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज देके भी पैसा कमा रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो मतलब एक मिनट कहा गया वो क्वेश्चन, it also provides its investees financial support in the form of loan to provide them with the funds for acquiring capital asset, मतलब उन्हें फंडिंग भी कर रहा है, लोन भी दे रहा है। The investment fund does not hold such investment for a period longer than 5 years, ठीक है। इससे समझ आता है कि इसके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी है, मतलब कैपिटल एप्रिशिएशन को कैसे रियलाइज करना है इसके पास ये माइंड में है, लेकिन इसका बिजनेस पर्पस क्लियर नहीं हो रहा। इसका बिजनेस पर्पस क्या पता, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज से भी पैसा कमाना हो, फिनेंशियल लोन देके भी पैसा कमाना हो, तो वी आर डाउटफुल, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, देखो हमने देखा कि इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, मतलब
कि भाई इसने वन और मोर इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स अनरिलेटेड पार्टीज है, ठीक है, लेकिन इसका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो हमें थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा। द स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट आर एक्सटेंडेड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग हायर कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं मानता हूँ इन्होंने ये जो सर्विसेज दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, फॉर अर्निंग हायर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसलिए हम डाउटफुल है, ठीक है। हाउएवर जजमेंट शुड बी अप्लाइड दैट दीज डूज नॉट रिप्रेजेंट सब्सटैंशियली बिजनेस एक्टिविटी और सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब देखो, हमने बोला इन्वेस्टमेंट फंड से क्या दे रहा है, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, और हमने बोला उस सर्विसेज से फायदा क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वाली सर्विसेज की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट फंड कोई दूसरी इनकम भी कमा रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, इसलिए जजमेंट जरूरी है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे सकते प्रॉपरली। हमें देखना पड़ेगा कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं अगर उससे सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट ही हो रहा है तब तो ये हमारी सॉरी अगर हम मतलब हमने जो सर्विसेज दी अगर उससे सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ही बढ़ रहा है तब तो ये फिर इन्वेस्टमेंट एंटिटी ही रही। लेकिन जो हम सर्विसेज दे रहे हैं अगर वो सब्सटैंशियली डिफरेंट है, सब्सटैंशियली डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, तो फिर क्या है, फिर ये हमारी इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रहती है और फिर इन्वेस्टमेंट फंड विल नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो हमें मोर जजमेंट इज रिक्वायर्ड। इफ द इन्वेस्टमेंट फंड concludes that these services and financial support to the investee are not substantial, these are not substantial, मतलब ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ओनली, तो फिर ये क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है। these are not substantial business and substantial source of income for the investment fund, then only the investment fund can be treated as an investment entity। तो तभी हम इसे मान सकते हैं कि मतलब ये अगर इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा प्रूव कर देता है कि जो हम ये सर्विसेज दे रहे हैं these are only for the purpose of capital appreciation and no other benefit can be expected out of it, then we can conclude that the investment fund is an investment entity as per the definition of Ind AS 110, ठीक है। अब चलते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या एग्जांपल है, ABC Limited is established with the primary objective of investing in the equity shares of various entities across various industries based on the detailed research about each industry and entities within that industry being done by the investment manager of the company। तो ABC Limited का इन्वेस्टमेंट मैनेजर बहुत सारी रिसर्च करता है और वो एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है। द इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करता है, डिसाइड द टाइमिंग एज टू व्हेन द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वो ये देखता है कि जैसे कोविड में प्राइजेस बहुत नीचे आए थे स्टॉक मार्केट में, तो वो टाइमिंग फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि कब हमें ये पैसा लगाना है। समटाइम्स द इन्वेस्टमेंट मैनेजर डिसाइड्स टू इन्वेस्ट द आइडल फंड्स इनटू द शॉर्ट टर्म डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विद फिक्स्ड मैच्योरिटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फिक्स्ड मैच्योरिटी। मतलब हमने क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी की एग्जिट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर एक कोई चीज़ की फिक्स्ड मैच्योरिटी है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उस चीज़ की एग्जिट स्ट्रैटेजी होती ही होती है। तो अगर हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया पैसा विद फिक्स्ड मैच्योरिटी तो ये ऑब्वियस ही बात है, डिटरमिन वेदर द एंटिटी फुलफिल्स द एग्जिट स्ट्रैटेजी कंडीशन ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। द एग्जिट स्ट्रैटेजी आर इन प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट डन इन इक्विटी शेयर। देखो क्या है इक्विटी शेयर के लिए, द एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट डन इन इक्विटी शेयर। मतलब लेट्स सपोज IPO वाली होगी या फिर और भी शेयर मार्केट में पैसे बेच दूंगा मैं शेयर, कुछ ये सारी स्ट्रैटेजी होगी, बट द सेम इज नॉट देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट डन इन डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसमें क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट की फिक्स्ड मैच्योरिटी है, तो जिस चीज़ की फिक्स्ड मैच्योरिटी है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है मुझे पैसा मिल ही जाना है, तो इससे मुझे पता है मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलेगा, तो इसकी हम डीम्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी मान लेंगे क्योंकि इसकी फिक्स्ड मैच्योरिटी है। अकॉर्डिंगली द एग्जिट स्ट्रैटेजी कंडीशन इज फुलफिल्ड फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, क्योंकि हम ये मान लेंगे इट विल बी डीम्ड दैट द डेट इंस्ट्रूमेंट हैव द एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। ये भी इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट, इलस्ट्रेशन नंबर 22 हमने पहले ही कर ली थी। अब देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अभी 8 मिनट को। अच्छा पहले ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, HTF लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड बाई T लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो T लिमिटेड ने HTF को बनाया, ठीक है, और HTF का काम क्या है कि वो स्टार्टअप में पैसा लगाएंगी, ठीक है।
टी लिमिटेड कितना परसेंट होल्ड करता है? 70%, एंड कंट्रोल्स एचटीएफ। तो टी लिमिटेड ने एचटीएफ में पैसा लगाया और एचटीएफ वेरियस स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। दी अदर 30%, जो इसके अलावा 30% है, वो इन दी एचटीएफ लिमिटेड इज ओन्ड बाई 10 अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स। तो एचटीएफ में टी लिमिटेड ने 70% पैसा लगाया, बाकी 10 अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। टी लिमिटेड होल्ड्स ऑप्शंस। टी लिमिटेड कौन हुआ? जो हमारा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना। इट होल्ड्स ऑप्शन टू अक्वायर इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय एचटीएफ लिमिटेड एट देयर फेयर वैल्यू which would be exercised if the technology developed by the investees would benefit the operations of T Limited। तो देखो टी लिमिटेड ने एचटीएफ में पैसा लगाया और एचटीएफ ने इन्वेस्टी में पैसा लगाया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टी लिमिटेड चाहे तो फेयर वैल्यू पे टी लिमिटेड होल्ड्स द ऑप्शन टू अक्वायर इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय एचटीएफ लिमिटेड एट देयर फेयर वैल्यू, अगर वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप उसके ऑपरेशंस में बेनिफिट करता है। तो टी लिमिटेड का बिजनेस ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। नो प्लान्स फॉर एग्जिटिंग द इन्वेस्टमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द एचटीएफ लिमिटेड। मतलब एचटीएफ लिमिटेड का भी कोई एग्जिट प्लान नहीं है। एचटीएफ लिमिटेड इज मैनेज्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट एक्ट एज एन एजेंट फॉर द इन्वेस्टर्स इन एचटीएफ लिमिटेड। डिटरमिन वेदर एचटीएफ लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी और नॉट। देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? टी लिमिटेड को कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा भी सिनर्जी बेनिफिट मिलने हैं, ठीक है। टी लिमिटेड द पेरेंट ऑफ एचटीएफ लिमिटेड होल्ड्स ऑप्शन टू अक्वायर इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टीज, ठीक है, इफ द एसेट्स डेवलप्ड बाय द इन्वेस्टीज वुड बेनिफिट द ऑपरेशंस। दिस प्रोवाइड्स अ बेनिफिट इन एडिशन टू कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। और हमने बोला था या तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को या इन्वेस्टमेंट एंटिटी की कोई भी ग्रुप एंटिटीज को अगर कोई ऑपरेशनल सिनर्जी मिल रही है तो फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इवन दो दी एचटीएफ बिजनेस पर्पस इज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, एचटीएफ का काम तो बिजनेस पर्पस क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन ही है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इट्स इन्वेस्टर। एचटीएफ लिमिटेड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, ठीक। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है? इसके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। द इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ एचटीएफ लिमिटेड डज नॉट इंक्लूड एनी एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब देखो न तो इसका बिजनेस पर्पस टेस्ट सेटिस्फाई हो पा रहा है, न एग्जिट स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई हो पा रही है, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है। तो देखो अपन वापस से इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। वन और मोर इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देनी है। मतलब बिजनेस पर्पस क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। बिजनेस पर्पस ये है मेरा, ठीक है। और मेरा बिजनेस पर्पस क्या होना चाहिए? इसके अलावा नहीं होना चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए क्या होनी चाहिए? मेरे पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मेरा बिजनेस पर्पस क्या हो गया? कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। और कैपिटल एप्रिसिएशन को रियलाइज करने के लिए मेरे पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें नहीं है एचटीएफ लिमिटेड के पास, हैंस इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब अपन एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है एग्जांपल्स? नहीं इतने अच्छे एग्जांपल्स नहीं है तो इसे इग्नोर करो, ये कुछ भी इतना खास एग्जांपल्स नहीं है। तो बस आपको इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन लर्न करनी है। वन और मोर इन्वेस्टर्स, हम उन्हें क्या दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। और हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इन्वेस्टमेंट एंटिटी है? मोर देन वन इन्वेस्टर, मोर देन वन इन्वेस्टमेंट, हमने इक्विटी या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और जो मेरे इन्वेस्टर्स है दैट आर अनरिलेटेड पार्टीज। ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इनका होना जरूरी नहीं होता है, इनका प्रेजेंट होना एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है। अगर ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उस केस में हमें फिर एडिशनल गाइडेंस पढ़नी पड़ेगी। और वो जो 3 कंडीशन है, वन और मोर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, ये 5 कंडीशन, मतलब 3 कंडीशन है वैसे अल्टीमेटली, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जिसमें से कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी, और कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस पर्पस टेस्ट। बिजनेस पर्पस क्या होना चाहिए? सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम कमाना, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन सकती है। ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी से रिलेटेड। अब अपन चलते हैं कंट्रोल की डेफिनेशन समझने। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल की हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, एंड आई हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस दोज रिटर्न, देन इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी। देन आई हैव अ एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न एंड आई हैव द पावर to influence those return, ठीक है। तो I have the power over the investee, I have the exposure to variable return, and I have the ability to use these power to
influence these return, ability to use power over the investee to affect the investors return। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होती है कंट्रोल की डेफिनेशन। पावर होनी चाहिए, पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर की वजह से, पावर को हम यूज करके वेरिएबल रिटर्न को हम इफेक्ट कर सकते हैं। हमें बदले में क्या मिलता है, वेरिएबल रिटर्न मिलता है, और हम इस पावर को यूज कर सकते हैं उन वेरिएबल रिटर्न को अगर इफेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन से दैट वी हैव कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी। ये हमारी डेफिनेशन है। अब पावर क्या होता है जी, पावर बड़ी सिंपल सी बात है। पावर मीन्स एग्जिस्टिंग राइट, करंट राइट्स होते हैं, एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव मी दी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी। एग्जिस्टिंग राइट होनी चाहिए that give me current ability to direct the relevant activities। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट एक्टिविटीज, फिर हम पढ़ेंगे करंट एबिलिटी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग राइट का क्या मतलब होता है। तो देखो, पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न एंड एबिलिटी टू यूज दोज पावर टू अफेक्ट दोज क्या बोलते हैं, returns is known as control। power, exposure to variable return and ability to use those power to affect those return is known as control। ठीक है। अब देखो, पावर की हमने 3 एलिमेंट्स होते हैं पावर में। एक होता है एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज। हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट एक्टिविटीज। तो देखो, पावर क्या होता है, इट इज एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है रेलेवेंट एक्टिविटीज का, कि क्या चीजें मुझे सेल करनी है, क्या चीजें परचेज करनी है, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, रेलेवेंट एक्टिविटी। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, रेलेवेंट एक्टिविटीज है कि मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स, acquiring, disposing of the assets, मैं ये डिसीजन लेता हूँ। तो I am the person who decide all the relevant activities। तो I have the existing right that gives me current ability to direct the relevant activities, then we can say that I have power over the investee, and if I can use those power to affect those variable returns that the entity offers me, then I can say that I have control over the investee। तो सबसे पहले स्टार्ट किसे करना है, I have existing right that give me current ability to direct the relevant activities, then I have power, and if I can use those power to affect those returns that are variable in nature, that is offered to me by the company, offered to me by the investee, then I can say that I have control over the investee। ये अपनी लाइन बन रही, ठीक है। तो देखो, अब अपन रेफर एग्जाम्पल 2, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। मैंने इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 बेसिकली होगा ज्वाइंट कंट्रोल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल होगा, मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 2 क्या है, 5 पार्टीज ईच ओन 20% ऑफ द एंटिटी जेड। हर बंदे के पास 20% होल्डिंग है, ठीक है। एंड ईच हैज़ 1 सीट ऑन द एंटिटी जेड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हर बंदे के पास 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी है, मतलब 5 ही बंदे हैं, 5 ही डायरेक्टर है, ठीक है जी। All strategic, operating and financing decision require the consent of any 4 of the 5 directors। अब देखो, किसी भी 4 बंदों की कंसेंट चाहिए, 5 में से किसी भी 4 बंदों की कंसेंट चाहिए, मतलब सारों की कंसेंट नहीं चाहिए, यूनानिमस कंसेंट नहीं चाहिए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जॉइंट कंट्रोल है। देखो, जॉइंट कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि 5 को साथ में आके ही डिसीजन लेना पड़ता है। देखो, इसमें से कोई भी 4 एंटिटीज डिसीजन ले सकती है, तो दिस इज नॉट अ जॉइंट कंट्रोल। द 5 पार्टीज डू नॉट जॉइंटली कंट्रोल द एंटिटी बिकॉज यूनानिमस कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी जेड दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स रिटर्न। नेवरदलेस, इट इज क्लियर दैट द पावर टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी जेड इज शेयर्ड एंड नो सिंगल पार्टी कंट्रोल्स एंटिटी जेड। तो मतलब ये पावर बेसिकली शेयर हो रही है, कोई भी बंदा ना तो कंट्रोल कर रहा है ना जॉइंटली कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि पता नहीं ना कौन से 4 बंदे मिल जाए, हमें तो पता ही नहीं ना। पता चले आज राम श्याम घनश्याम एंड राधे श्याम ये 4 मिल गए, कई पता चला कोई 5वां बंदा मिल गया, मतलब कोई चौथा और नया बंदा आ गया, तो कोई 4 पार्टीज आइडेंटिफाइड नहीं है जो कि जॉइंटली कंट्रोल कर रही है। तो हम ये बोलेंगे इस केस पे हमें पता ही नहीं है कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन जॉइंट कंट्रोल कर रहा है। तो बस ये सिंपल क्या हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गई और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अपना आता है, अब अपन चलते हैं वापस से अपने नोट्स पे जो कि बोलता है रेलेवेंट एक्टिविटीज़। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 अपन ने देख लिया। अब अपन अब देखो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब when 2 or more investors have the current ability to direct the relevant activities and those activities occur at different times। मतलब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत, सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसके लिए ज़्यादा बेटर हम पहले एग्जाम्पल समझे फिर हम इस पॉइंट को पढ़े।
लेट सपोज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव फॉर्म्ड अ न्यू एंटिटी ए बी लिमिटेड। ए और बी ने मिलकर बनाया ए बी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलिंग, दोनों के लिए बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, दोनों काम हम ही करेंगे, ठीक है। अ रेजिडेंशियल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 100 यूनिट। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट इज डन बाय ए लिमिटेड। तो कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? ए लिमिटेड कर रहा है, एंड विल टेक ऑल द नेसेसरी डिसीजन रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और बी लिमिटेड क्या करेगा? सेलिंग करेगा, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, ए और बी दोनों साथ में आए, ए बी लिमिटेड खोली, ए कंस्ट्रक्शन करेगा प्रोजेक्ट्स की, बी मार्केटिंग करेगा। अब अपन को पता लगाना है किस बंदे के पास पावर है, किस बंदे के पास पावर है इन केस, है ना। अब देखो पावर हम कैसे पता लगाएंगे? पावर क्या होता है? एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमें पावर निकालनी है पहले, फिर हम देखेंगे कि क्या एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न है या नहीं है, वो बाद में, वो कंट्रोल की असेसमेंट है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि क्या पावर है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे केस में हम ये देखते हैं कौन सा बंदा एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द रिटर्न्स। तो हमें वो बंदा ढूंढना है, मतलब हमें ये वाला बंदा ढूंढना है जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। इन दिस केस बोथ इन्वेस्टर्स ए एंड बी हैव द राइट्स टू यूनिलेटरली डायरेक्ट डिफरेंट रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ ए बी लिमिटेड। ए क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बी मार्केटिंग कर सकता है, तो दोनों ही डायरेक्ट कर सकते हैं। हियर इन्वेस्टर शैल डिटरमिन विच एक्टिविटीज कैन मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न्स। तो जो बंदा मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है वही बंदा माना जाएगा दैट ही हैज द पावर। लेट सपोज हम मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाला बंदा, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो हम क्या मानेंगे? ए हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट द रिटर्न। लेकिन पता चला मार्केटिंग से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो हम ये मानेंगे बी हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट द रिटर्न, तो बी के पास पावर है। तो देखो, हेंस इफ द इन्वेस्टर्स कंक्लूड दैट द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज वुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न, देन ए लिमिटेड वुड बी सेड टू हैव पावर। ऑन द अदर हैंड, अगर ये कंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज वुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न, देन द बी लिमिटेड वुड बी डीम्ड टू हैव पावर। दिस इज नोन एज हमारा, अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं व्हेन टू और मोर इन्वेस्टर्स, जैसे ए और बी हैव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है, एंड दोज एक्टिविटी अकर एट डिफरेंट टाइम। जैसे पहले कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसकी मार्केटिंग होगी। द इन्वेस्टर शैल डिटरमिन विच इन्वेस्टर, कौन सा इन्वेस्टर, या तो ए या बी, इज एबल टू डायरेक्ट दी एक्टिविटीज दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट दोज रिटर्न। तो कौन बंदा डायरेक्ट कर पा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, क्या वो ए है या वो बी है, हमें वो बंदा निकालना है ना। तो हमें वो बंदा ढूंढना है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमाइन इन दी रेलेवेंट एक्टिविटीज, डिटरमाइन इन द रेलेवेंट एक्टिविटीज। तो ए लिमिटेड इज एन एसेट मैनेजर ऑफ अ वेंचर कैपिटल फंड एक्स। तो ए लिमिटेड क्या है? इसका वेंचर एसेट मैनेजर है। आउट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट 10% यूनिट्स आर हेल्ड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 10% होल्डिंग है फंड की, एंड द बैलेंस 90% आर हेल्ड बाय अदर इन्वेस्टर्स। 10% इसके पास है, 90% किसी और के पास है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट होल्डर्स ऑफ द फंड have the right to appoint a committee which will manage the day-to-day affairs of the company। तो इसमें एक कमेटी बनेगी जिसे मेजॉरिटी बंदे अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कमेटी काम करेगी वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स का काम करेगी, मतलब कोई सब्सटैंशियल काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो हाउएवर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट, है ना, डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? विल बी डन बाय एसेट मैनेजर ए लिमिटेड। मतलब देखो, जो कमेटी बनेगी वो तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देखेगी, लेकिन जो सब्सटैंशियल रिटर्न वाला धंधा है वो तो ए लिमिटेड देखेगा। तो हम क्या मानेंगे? हु हैज़ द पावर? हु हैज़ द पावर? ए लिमिटेड हैज़ द पावर, क्योंकि भले ही उसके पास 10% होल्डिंग हो, लेकिन ही इज़ द पार्टी who has the ability, who has the existing right that gives us the current ability to direct the relevant activity। relevant activity क्या है यहाँ पे? relevant activity ये नहीं है कि डे टू डे अफेयर्स मैनेज करना है। relevant activity यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड की एक्टिविटीज को मैनेज करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव, हु हैज द पावर ओवर फंड एक्ट्स? इन दिस केस ए लिमिटेड इज एबल टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज दैट कैन मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ fund acts, hence A limited has power over the investee। however this does not mean that A limited has control, क्योंकि कंट्रोल के लिए हमें क्या चीज चाहिए? पावर भी होनी चाहिए, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न भी होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू यूज दोज पावर टू अफेक्ट दोज रिटर्न, ठीक है। एंड है ना,
कंट्रोल ओवर द फंड एंड कंसिडरेशन विल हैव टू बी गिवन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, जैसे कि एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न एंड द लिंक बिटवीन पावर एंड एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, तभी हम मानेंगे कि कंट्रोल आया है। तो देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा था, इसमें रेलेवेंट एक्टिविटी तो हमें पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते दैट ए लिमिटेड हैज़ कंट्रोल, क्योंकि हमें ये पता है कि ए लिमिटेड हैज़ पावर। पावर क्यों है? क्योंकि उसके पास राइट्स है जो कि इसे एबिलिटी दे रहे हैं टू डायरेक्टली रेलेवेंट एक्टिविटी। रेलेवेंट एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। तो हम ये तो मान सकते हैं कि ए लिमिटेड के पास पावर है, लेकिन कंट्रोल असेसमेंट के लिए हमें एडिशनल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं सब्सटैंटिव वर्सेस प्रोटेक्टिव राइट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? Existing right that gives me current ability to direct the relevant activities is known as power। देखो relevant activities हमने समझ लिया कि क्या होती है relevant activities। जैसे अभी फंड मैनेजमेंट के केस में डे टू डे अफेयर्स relevant activity नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करना is my relevant activity। ठीक है, करंट एबिलिटी का मतलब जनरली यही है कि करंट एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स मी करंट एबिलिटी टू existing rights that gives me current ability to direct the relevant activity is known as power। अब अपन चलते हैं राइट्स की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स? तो सब्सटैंटिव वर्सेस प्रोटेक्टिव राइट। तो आपके पास कौन सा राइट होने चाहिए? आपके पास होनी चाहिए सब्सटैंटिव राइट, तभी माना जाएगा कि आपके पास कंट्रोल पावर है। अगर आपके पास सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट है ना, तो ये नहीं, तो फिर आपको माना जाएगा कि आपके पास पावर नहीं है। तो देखो अगर आपके पास सब्सटैंटिव राइट है तो ही माना जाएगा दैट द इन्वेस्टर हैज पावर। अगर सब्सटैंटिव राइट दूसरे बंदे के पास है तो ये माना जाएगा उस बंदे के पास पावर है। ठीक है, लेकिन अगर पता चला सब्सटैंटिव जो राइट्स है वो दोनों के पास है, तो हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड वाला केस, जहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग वाला एग्जांपल नहीं पढ़ा था ये वाला, यहाँ पे हमने देखा दोनों के पास क्या है? सब्सटैंशियल राइट्स है। दोनों के पास सब्सटैंशियल राइट्स है, तो हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कौन सी मोस्ट रेलेवेंट एक्टिविटी वो ड्राइव कर सकता है। उस बंदे के पास हम मानेंगे पावर है। तो इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं सब्सटैंटिव और प्रोटेक्टिव राइट्स के लिए। अब देखो ये समझते हैं, सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली फंडा ये है, है ना, इसमें फंडा ये है। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है? एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल द इन्वेस्टी इज क्रिएटेड एंड फाइनेंस विद अ डेट इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। तो डेट इन्वेस्टर है एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर इन्वेस्टर। तो इक्विटी भी है, डेट भी है, और एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना दिया हमने। द इक्विटी ट्रेंचे इज डिजाइन टू अब्जॉर्ब द फर्स्ट लॉसेज। मतलब अगर कोई लॉस होता है इस इन्वेस्टमेंट में, तो पहला लॉस कौन बॉर्न करेगा? इक्विटी वाला बंदा बॉर्न करेगा। एंड रिसीव एनी रेजिडुअल रिटर्न, तो मतलब जो घाटा होगा वो इक्विटी वालों को होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं ना डेट वालों को तो पैसा हम वापसी दे देंगे, क्योंकि डेट इज माई लाइबिलिटी। ठीक है, एंड टू रिसीव एनी रेजिडुअल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टी। वन ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर हु होल्ड्स 30% इज ऑल्सो द एसेट मैनेजर। तो देखो एक इक्विटी से फंडिंग आई है, डेट से फंडिंग आई है। ठीक है, इक्विटी अगर कोई घाटा होता है इस फंड में, तो सबसे पहले हम इक्विटी वालों का पैसा माइनस करेंगे, फिर मतलब हम डेट को तो हमें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे नीचे पढ़ेंगे क्या होगा। अगर पूरी इक्विटी खत्म हो जाएगी तो फिर डेट के पास कंट्रोल आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? एक इक्विटी इन्वेस्टर के पास 30% शेयर है। ठीक है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, द इन्वेस्टी यूजेज इट्स प्रोसीड टू परचेज अ पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्सपोजिंग द इन्वेस्टी टू द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द पॉसिबल डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द एसेट्स। तो इसने इन्वेस्टी ने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत सारे एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें अगर डिफॉल्ट हुआ, तो अगर नुकसान होता है तो पहले इक्विटी से एडजस्ट होगा। ठीक है, द ट्रांजेक्शन इज मार्केटेड टू द डेट इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टमेंट विद मिनिमल एक्सपोजर। तो ऐसा माना जाएगा कि डेट को बहुत कम, डेट का 100% पैसा मिल जाएगा वापस। ठीक है, विद मिनिमल एक्सपोजर टू द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द पॉसिबल ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द एसेट्स इन द पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज एसेट्स एंड बिकॉज द इक्विटी ट्रेंचे इज डिजाइन टू अब्जॉर्ब द फर्स्ट लॉसेस। तो मतलब ये बोला जा रहा है डेट वालों को कि घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हम जो लॉस होगा वो इक्विटी वालों से, मतलब हमें पहली बात तो इतना लॉस ही नहीं होगा, और अगर लॉस हुआ तो वो इक्विटी वालों से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा जी, द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टी आर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टीज एसेट्स। अब मैनेजमेंट कौन कर रहा है? विच इंक्लूड्स डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स विद इन द पोर्टफोलियो गाइडलाइन एंड द मैनेजमेंट अपॉन डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट हो गया, मतलब डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया?
डिफॉल्ट ऑफ एनी पोर्टफोलियो एसेट, मतलब क्या हुआ, अब हमारी इक्विटी खत्म हो गई, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज आर मैनेज बाय द एसेट मैनेजर। अभी तो कौन मैनेज कर रहा है, वही बंदा जो एसेट मैनेजर है, मतलब जिसके पास 30% होल्डिंग है ना, वही अभी मैनेज कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा डिफॉल्ट हो गया कि पूरा इक्विटी खत्म हो गई, ठीक है, मतलब पूरी इतना लॉस हो गया हमें कि पूरी इक्विटी खत्म हो गई, है ना। All those activities are managed by the asset manager until default reach a specified proportion of the portfolio value. That is when the value of the portfolio is such that the equity tranche of the investee has been consumed. तो equity अब हमारी पूरी खत्म हो गई, क्योंकि अब जो लॉस हुआ वो डेट, अब वो डेट वाले बॉन्ड करेंगे। फ्रॉम दैट टाइम अ थर्ड पार्टी ट्रस्टी मैनेजेस द एसेट। तो देखो अभी कौन मैनेज कर रहा है, एक एसेट मैनेजर जिसके पास 30% होल्डिंग है। बेस्ड ऑन दी अबव हु हैज द पावर ओवर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। तो कौन से बंदे के पास पावर है, क्या वो थर्ड पार्टी ट्रस्टी के पास पावर है या फिर जो एसेट मैनेजर है उसके पास पावर है, ठीक है। मैनेजिंग द इन्वेस्टीज एसेट पोर्टफोलियो इज द रेलेवेंट एक्टिविटी। अभी देखो अभी कौन मैनेज कर रहा है, एसेट मैनेजर। बाद में कौन कर सकता है, वो थर्ड पार्टी ट्रस्टी जो कि एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द डेट इन्वेस्टर, है ना। थर्ड पार्टी ट्रस्टी मैनेजेस द एसेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेट इन्वेस्टर। तो ये बाद में हो सकता है अगर इतना लॉस हो गया कि हमारी इक्विटी ही वाइप आउट हो गई, ठीक है। तो अभी क्या है, द एसेट मैनेजर हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज अंटिल डिफॉल्टेड एसेट्स रीच द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अगर वो रीच कर जाता है, द डेट इन्वेस्टर हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज व्हेन द वैल्यू ऑफ द डिफॉल्टेड एसेट्स सरपासेस द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, दोनों ही बंदे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द एसेट मैनेजर एंड द डेट इन्वेस्टर ईच नीड टू डिटरमिन वेदर दे आर एबल। देखो डेट इन्वेस्टर क्या है, हमारा एक ही बंदा है, ठीक है ना। एंड विद डेट एंड फिनेंस विद डेट हेल्ड बाई एन इन्वेस्टर, सिर्फ एक ही बंदा है द डेट इन्वेस्टर, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा द एसेट मैनेजर एंड द डेट इन्वेस्टर बहुत अलग अलग टाइम पे वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक एसेट मैनेजर कब तक डायरेक्ट कर सकता है, जब तक कि लॉसेज नहीं है ना। और डेट इन्वेस्टर कब करेगा, जब लॉसेज इतने हो गए कि इक्विटी ही वाइप आउट हो गई, ठीक है। ईच नीड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एबल टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द इन्वेस्टीज रिटर्न। तो वो फिर डिटरमाइन करेंगे कौन सी, मतलब एसेट मैनेजर वाली एक्टिविटी इफेक्ट कर रही है रिटर्न्स को या फिर डेट इन्वेस्टर वाली एक्टिविटी इफेक्ट कर रही है रिटर्न को। तो फिर वो डिटरमाइन करेंगे इंक्लूडिंग द पर्पस एंड डिजाइन ऑफ द इन्वेस्टी एज वेल एज पार्टीज एक्सपोजर टू वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो देखो बेसिकली यही है, इसमें वो बंदों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बंदा मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है उन एक्टिविटीज़ को जो कि हमारे रिटर्न को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमें जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था जिसमें कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग था, इसमें बेसिकली वही फंडा है कि एक समय पे एसेट मैनेजर मैनेज कर रहा है, दूसरे समय पे डेट इन्वेस्टर मैनेज कर रहा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है रिटर्न्स को। तो वो बंदा माना जाएगा हैज़ द पावर ओवर द एंटिटी हु हैज़ द पावर ओवर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये हम पावर की डेफिनेशन पढ़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, करंट एबिलिटी, ठीक है। करंट एबिलिटी किसकी है यहाँ पे, इसमें करंट एबिलिटी तो है हमारी एसेट मैनेजर की, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो एसेट मैनेजर के पास ही पावर होगी, लेकिन हमें एडिशनल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ऐसा पता चले कि हमें 100% चांसेस है कि इक्विटी में लॉस होना ही होना है। तो फिर क्या होगा, डेट इन्वेस्टर भी क्या पता कंट्रोल मतलब पावर हो सकती है उसके पास भी। तो वी नीड टू असेस दी सर्कमस्टांसेस। अब अपन समझने जा रहे हैं सब्सटैंटिव राइट्स। देखो हमने क्या पढ़ा, रेलेवेंट एक्टिविटीज़ पढ़ा। रेलेवेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 3rd में पढ़ा था कि रेलेवेंट एक्टिविटीज़ क्या थी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3rd में हमने पढ़ा था, नहीं इलस्ट्रेशन नंबर 4th में हमने पढ़ा था कि रेलेवेंट एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था करंट एबिलिटी, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल, जिसमें हमने एसेट मैनेजर का एग्जाम्पल लिया था कि अगर अप टू इक्विटी लॉसेज है ऑफ 30, मतलब अप टू इक्विटी लॉसेज तो वो ही मैनेज करेगा, लेकिन आफ्टर दैट द डेट इन्वेस्टर विल मैनेज। तो हमें यहाँ पे देखना था कि करंट एबिलिटी किसकी है, तो एसेट मैनेजर की है। लेकिन उस वाले क्वेश्चन में हम पूरा कंक्लूड नहीं कर पाए थे, क्योंकि क्या पता डेट इन्वेस्टर भी बाद में जाके मतलब पावर आ जाए उसके पास। तो वी नीड टू असेस दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं एग्जिस्टिंग राइट का क्या मतलब होता है। राइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव, एक होता है प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव राइट कभी भी आपको पावर नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोटेक्टिव राइट हमेशा आपको बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, सब्सटैंटिव राइट्स होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लो आपने, यहाँ पे क्या है 10% वोटिंग है ए लिमिटेड के पास, और जो 90% वोटिंग है वो 9 अदर इन्वेस्टर्स के पास है,
है, ठीक है। अब देखो, ऑल द इन्वेस्टर्स हैव एंटर्ड इनटू अ मैनेजमेंट एग्रीमेंट वेयर बाय दे हैव ग्रांटेड द डिसीजन मेकिंग पावर्स रिलेटेड टू द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड। तो देखो, अभी हम इन्होंने एग्रीमेंट किया सारों ने और बोला कि आज से जो जो बी लिमिटेड की ट्रांजेक्शन होगी उन सारी ट्रांजेक्शन की पावर हम ए लिमिटेड को दे देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो देखो हुआ क्या, अभी हमारे पास पावर है क्योंकि ए लिमिटेड के पास पावर है क्योंकि इट हैज द एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स इट द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स क्या होता है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द एग्रीमेंट द इन्वेस्टर्स होल्डिंग 90% ऑफ द वोटिंग पावर। अब जो 90% वाले बंदे, देखो 10% ए लिमिटेड के पास था, 90% दूसरे बंदे के पास था, ठीक है, हैव सम डिस्प्यूट्स विद द ए लिमिटेड एंड दे वांटेड टू टेक बैक द डिसीजन मेकिंग राइट्स ऑफ ए लिमिटेड। तो अब वो चाहते हैं कि जो उन्होंने 5 साल तक का राइट्स दिए थे वो अब हम उससे हमें इमीडिएट इफेक्ट से हम विड्रॉ कर ले। लेकिन दिस कैन बी डन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो देखो मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 50%, और इनके पास कितनी होल्डिंग है, 90%। तो ऑब्वियसली बात है ये काम कर सकते हैं विद मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स इन फेवर ऑफ द रिमूवल ऑफ राइट। हाउएवर, लेकिन इससे होगा क्या, एज पर द टर्मिनेशन क्लॉज बी लिमिटेड विल हैव टू पे अ ह्यूज पेनल्टी टू ए लिमिटेड। मतलब लेकिन उसे बहुत पैसा देना पड़ेगा, अगर वो टर्मिनेट करता है ना तो बी लिमिटेड को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा ए लिमिटेड को। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप रेजोल्यूशन पास भी कर लोगे ना तब भी क्या होगा, तब भी आप रुक जाओगे, आप बोलोगे यार इतना तो घाटा हो जाएगा, तो अब हम उसे हटा नहीं सकते। तो फिर जो 90% वाले बंदों के पास जो राइट है, क्या वो सब्सटैंटिव है? नहीं, वो सब्सटैंटिव नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव राइट है। इन दी इफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग 90% ऑफ द वोटिंग पावर एक्सरसाइज देयर राइट टू टर्मिनेट, वो कर सकते हैं, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। देन इट विल रिजल्ट इन बी लिमिटेड हैविंग टू पे ह्यूज पेनल्टी, जिससे लॉसेस भी आ सकते हैं, ठीक है, विच विल अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ बी लिमिटेड। दिस इज अ बैरियर, ये रोकेगा इन 90% बंदों को। दिस इज अ बैरियर दैट प्रिवेंट सच इन्वेस्टर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स एंड hence such right are not substantive। तो हम ये नहीं बोल सकते 90% बंदों के पास सब्सटैंटिव राइट्स है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। लेट्स सपोज उनमें से सिर्फ 4 बंदों को दिक्कत है ए लिमिटेड के साथ, अब 9 बंदों को दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ 40% वाले बंदों को दिक्कत है। तो अब उन्हें दिक्कत है कि भाई, लेकिन अब इस वाले केस में हमारी पेनल्टी नहीं लगेगी। अज्यूम द सेम फैक्ट्स एज पर सिनेरियो ए बट देयर इज नो पेनल्टी रिक्वायर्ड टू बी पेड। लेकिन अब सवाल आता है, देखो 2 कंडीशन थी, या तो देखो मेजॉरिटी से पहले रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेकिन अब तो सिर्फ 40% बंदे ही डिसएग्री हो रहे हैं, तो भाई मेजॉरिटी तो आ ही नहीं सकती। तो ऑब्वियसली बात क्या है, टू टेक बैक द डिसीजन मेकिंग राइट from E Limited, investors holding majority of the voting power need to vote in favor। लेकिन अब इनके पास तो सिर्फ 40% ही शेयर है, ठीक है। However, the investors having dispute with E Limited do not have majority voting power, ठीक है, and hence the right held by them are not substantive। तो पहले वाले केस में क्या था, पेनल्टी लग रही थी, दूसरे वाले में पेनल्टी तो नहीं लग रही थी, लेकिन सिर्फ उनके पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर ही नहीं थी, तो वो सब्सटैंटिव वोटिंग पावर नहीं थी, तो उनके पास सब्सटैंटिव राइट्स नहीं थे। तो हमें क्या कंट्रोल, पावर इवैल्यूएशन में हमें क्या चेक करना है, एग्जिस्टिंग राइट में कौन से राइट आने चाहिए, वही राइट्स आने चाहिए जो हमें सब्सटैंटिव राइट्स हो, वो जो सब्सटैंटिव राइट्स हो, राइट। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हो गई है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बाकी में अब हमें इलस्ट्रेशन ही करना है, कॉन्सेप्ट हमारा इस यूनिट का कंप्लीट हो गया है। तो रिवाइज कराता हूँ। पावर क्या होता है, एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज, पावर होता है। पावर को अगर मैं I have an exposure to my variable return and if I can use this power to influence those variable return then I can say that I have control over the entity, ठीक है। तो अभी कुछ बात illustrations बच रही है, उसमें अपन और समझेंगे इन एग्जांपल्स को। अभी अपन ने exceptions to consolidation पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सारे ओनर्स बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, वो अनलिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, और उसकी अल्टीमेट होल्डिंग बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंड एस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। और क्या है, इन कंप्लायंस विद इंड एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करती है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ेंगे जब ए लिमिटेड मान जाए और बी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हो, बी लिमिटेड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, और बी लिमिटेड की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो कि ए लिमिटेड है वो बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। अगर वो यूएस गैप के हिसाब से बनाती है देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्लायंस ऑफ दोज कंडीशन, और उसे बी लिमिटेड को फिर सीएफएस बनाने पड़ेंगे, ये भी हमने सीखा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ये सब प्रोटेक्टिव राइट्स, सब्सटैंटिव राइट्स, ये सब पढ़ा, पावर पढ़ा। फिर हमने इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली एग्जम्पशन पढ़ी, और एक हमने ग्रेचुइटी ट्रस्ट वाली एग्जम्पशन पढ़ी। तो होप
आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब। जो बच्चे यूट्यूब में ये वाला मैं यूट्यूब में लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। ओके, थैंक्स अ लॉट।